Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Umar Ishfaq with your YouTube channel Legal Globe Al Sharif Law Chamber. आज मैं लैट की एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस न्यू वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझसे काफी बार स्टूडेंट्स ने पूछा सर पास्ट पेपर तैयार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो पास्ट पेपर लाजमी तौर पर तैयार कर जाना चाहिए। दूसरी चीज जो बच्चे पूछते हैं सर पास्ट पेपर किस तरह तैयार करें, तो आज की वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम इस बात पर मुत्तफिक हो सके कि पास्ट पेपर की अहमियत क्या है और पास्ट पेपर से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो पास्ट पेपर आपका माइंड सेट करता है कि किस तरह का पेपर आ सकता है। दूसरी बात जो पास्ट पेपर बताता है वो बताता है कि मार्क्स डिवीजन क्या होगी पेपर में। जो तीसरी चीज पास्ट पेपर बताता है वो ये चीज बताता है कि वो पेपर किस तरह में बनाता है, वो किन चीजों को टच करता है, उसके नजर में कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में वो बार बार पूछता है। उसके बाद आप पास्ट पेपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का असाइनमेंट वर्क लॉ एडमिशन टेस्ट को तैयार करने के लिए आपको करना चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि एक पास्ट पेपर से आपको पता लगती हैं। हमने 17 मार्च 2019 के हवाले से डिटेल डिस्कशन करनी है आज, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि 17 मार्च 2019 का जो पेपर आया है वो किस तरह का आया है, हर पोर्शन में उसने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, आपने उनके जवाब कैसे देने थे, पूरी कोशिश की गई है इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखें। और जो बच्चे ऑनलाइन मेरे पास तैयारी कर रहे हैं लैट की, उनके लिए मैंने अंदर असाइनमेंट्स भी दिए हैं इस वीडियो के, तो कोशिश करें अपने सामने रजिस्टर खोल के रखें। एक हिस्से में पास्ट पेपर डिस्कशन को लिखते जाएं, दूसरे हिस्से में अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, और जब आपकी वीडियो मुकम्मल हो जाए, जब आप तमाम चीजों को देख लो, उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट लिख के मुझे डिपॉजिट भी करवानी है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर मैसेज है कि जो असाइनमेंट आपको वीडियो के अंदर मिले, ठीक है, उसको आपने मुझे हल करके सोल्व करके जमा भी करवाना है। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह मैं आपको डिफरेंट टॉपिक समझाता हूं और किस तरह आपकी ग्रिप बनवाता हूं डिफरेंट टॉपिक्स पे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप उससे आगाह हो जाए। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंट टॉपिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये कंडक्ट हुआ था एचईसी की तरफ से लैट का पेपर 17 मार्च 2019 को। ये बेसिकली पास्ट पेपर डिस्कशन है। इससे आपका फायदा क्या होगा पास्ट पेपर डिस्कशन से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगेगा कि एचईसी लैट टेस्ट में किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किस तरह से पेपर आता है। दूसरी बात आपको बच्चों ये पता लगेगी कि एक पास्ट पेपर को किस तरह डिस्कस किया जाता है और एक नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए पास्ट पेपर्स का सहारा किस तरह लिया जा सकता है। और तीसरी चीज आपको ये पता लगेगी कि डिफरेंट पोर्शंस को हमने तैयार किस तरह करना है और पेपर में जब उनके क्वेश्चंस आएंगे तो हमने उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का पोर्शन। तो बच्चों इंग्लिश के पोर्शन में जिस तरह हम जानते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन ज्यादातर आती हैं। इसके अलावा भी काफी पोर्शंस को वो टच कर लेता है, काफी पोर्शन से पूछ लेता है, लेकिन उनकी जो तादाद होती है एमसीक्यूज की वो बहुत कम होती है। ज्यादातर जो तादाद है एमसीक्यूज की वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस में से आती है, और इंग्लिश के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको जूम पे लेक्चर्स दे रहे हैं उसमें भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन का पोर्शन है वो आपको अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। चले आज पेपर को डिस्कस करते हैं जो 17 मार्च को हुआ है। देखें सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन था, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू जो उसने बच्चों से पूछा, उसने कहा सिलेक्ट सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि उसने सिनोनिम्स पूछे हैं कि जो मैंने एमसीक्यूज दिया है इसमें से जो मैंने ऑप्शंस दी हैं इनमें से आपने वो वाला वर्ड सिलेक्ट करना है जो उसका सिनोनिम है या उसका जो सेम मीनिंग दे रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू था कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में ए ऑप्शन था क्वालिफाई, बी था डिसरिगार्डेड, सी था रिगार्ड और डी ऑप्शन था प्रेज। जो कंटेम्प्ट है उसका मतलब होता है हकारत, किसी को हकारत की निगाह से देखना,
उसे हम कंटेम्प्ट कहते हैं। लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी कि डिसरिगार्डेड, किसी को डिसरिगार्ड करना, किसी को हकारत की निगाह से देखना। देखिए यहां से आपको क्या पता लग रहा है, किस तरह आपने आंसर तक पहुंचना है। किसी भी वर्ड का उर्दू मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके सही आंसर तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जो उसने वर्ड लिखा था वो लिखा था प्रोक्लेम्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऐलान करना। नीचे उसने अब 4 ऑप्शंस दी थी। ऑप्शंस क्या क्या थी, आए उनका रुख करते हैं। पहली ऑप्शन थी ए अनाउंस्ड, बी थी हाइड यानी कि किसी चीज को छुपा लेना, सी ऑप्शन थी ऑब्सक्योर, डी थी अनक्लियर यानी कि किसी चीज को वाजिया ना करना। तो हमने जब इन ऑप्शंस को देखा तो हम जानते हैं प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, तो ए इसकी बेस्ट ऑप्शन है जो कि अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब भी होता है किसी चीज का ऐलान कर देना। बोर्ड पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है और उसका राइट आंसर लिखा हुआ है, ये चीज आपने लाजमी नोट कर लेनी है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपने लाजमी नोट करना है, जो मैं डिस्कस करवा रहा हूं वो मैं आपको पास्ट पेपर्स को समझा रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो था इलेबोरेट। इलेबोरेट होता है किसी चीज की वजाहत करना, किसी चीज को डिटेल में बता देना। मैंने तकरीबन आपको आंसर भी इसका बता दिया है। आए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन थी डिटेल्ड, किसी चीज को वजाहत में बता देना। बी ऑप्शन थी प्लेन, सी ऑप्शन थी अनरिफाइंड एंड डी ऑप्शन थी फेकाइल। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दी गई। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डिटेल्ड। एलेबोरेट का मतलब भी वजाहत करना और डिटेल्ड का मतलब भी वजाहत करना है। आए हम चौथे एमसीक्यूज का रुख करते हैं। अब बच्चों चौथा एमसीक्यूज है हमारे पास इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन का हमने क्या तलाश करना है, चारों ऑप्शन में से सिमिलर मीनिंग। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को हम मिसाल के जरिए वाजिया कर रहे हों तो हम उसके इलस्ट्रेशन कहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट बुक्स पे लिखा होता है इलस्ट्रेशंस आर गिवन बिलो, ठीक है, उसमें हम चीज को मिसाल के जरिए वाजिया कर रहे होते हैं। 4 ऑप्शन इसकी आई पेपर में। पहली ऑप्शन थी ए ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, बी ऑप्शन रीजन, सी ऑप्शन कॉज और डी ऑप्शन गोल यानी कि मकसद। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन थी एक्सप्लेनेशन यानी कि किसी चीज की वजाहत करना, किसी चीज को मजीद एक्सप्लेन करना, उसकी मजीद इलस्ट्रेशन करना। होप्स हो कि आपके ये 4 एमसीक्यूज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जो है क्यूरियस। क्यूरियस लफ्ज से ही आपको पता है, क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा बंदा या ऐसी चीज जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा मुतजस्सिस हो, बहुत ज्यादा तजस्सुस पाया जाए आपके अंदर। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, उसको स्नोपी कहते हैं, डिम कहते हैं, बीमूस कहते हैं या डिक्रीज कहते हैं। ये 4 ऑप्शन पूछी गई थी पेपर में। ठीक है, इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है स्नोपी। स्नोपी का मतलब भी होता है तजस्सुस, किसी चीज का तजस्सुस पाया जाना। बच्चों यहां तक हमने 5 एमसीक्यूज लेट के इंग्लिश पोर्शन के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 6 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 6 एमसीक्यूज था एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है किसी चीज का मुकम्मल होना, जिसको हम कंप्लीट कहते हैं। देखिए जब हम उसका उर्दू मीनिंग करते हैं साथ ही हम उसके आंसर तक भी पहुंच जाते हैं। किसी भी वर्ड का उर्दू मीनिंग करना इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा अहम है। तो बच्चों एब्सोल्यूट का मीनिंग है कंप्लीट। पेपर में 4 ऑप्शंस क्या दी गई, उसने कहा कि एब्सोल्यूट का सिमिलर मीनिंग तलाश करें। तो 4 ऑप्शन दिए उसने। 4 ऑप्शन उसने क्या दिए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहली ऑप्शन उसने दी है डिवीजन, दूसरी ऑप्शन उसने दी है स्मॉल, थर्ड ऑप्शन उसने दी है कंप्लीट और डी ऑप्शन उसने दिया हाफ। हम जानते हैं एब्सोल्यूट का मतलब है किसी चीज का मुकम्मल होना, किसी चीज का बिल्कुल कंप्लीट होना, तो लिहाजा इसकी ऑप्शन होगी सी ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट में उसने क्या पूछा पेपर में, 7th एमसीक्यू से उसने पूछने शुरू कर दिए एंथोनिम्स, यानी कि यहां पे वो क्या पूछ रहा है, हमने ऑपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज को तलाश करना है, ऑपोजिट वर्ड्स तलाश करने हैं। ऊपर हमें वर्ड दिया जाएगा, 4 ऑप्शनों में से हमने उसका मुतजाद तलाश करना है। ठीक है, तकरीबन आपको ये कॉन्सेप्ट जूम की क्लासेस पे दिया गया है कि सिनोनिम्स एंथोनिम्स क्या होते हैं। यूट्यूब पर लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि पेपर में ये किस तरह आते हैं और आपने इनको किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस तरह आपने राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। अब बच्चों हम
इंग्लिश के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से उसने क्या पूछा है, उसने कहा था सिलेक्ट ऑपोजिट मीनिंग्स, यानी कि यहाँ पे हमने ऑपोजिट वर्ड्स को तलाश करना है। वर्ड दिया जाएगा, चारों ऑप्शनों में से हमने वो वाला वर्ड तलाश करना है जो उसका मुतजाद हो, जो उसकी ऑपोजिट सेंस दे रहा हो, उल्ट सेंस दे रहा हो। आए इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं और फिर चारों ऑप्शंस को देखेंगे और अपने सही जवाब तक पहुंचेंगे। बच्चों देखो, हमने आपको जूम की क्लासेस पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। हमने आपको बताया है किस तरह इनको तैयार करना है। पास्ट पेपर को डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप अपने सही जवाब तक किस तरह पहुंच सकते हैं, या लैट के पेपर में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया था, हमारा 7th एमसीक्यूज होगा ये, वो था रिपल्सिव, ठीक है। रिपल्सिव के नीचे उसने बच्चों 4 ऑप्शंस दी, जिसमें से हमने ऑपोजिट मीनिंग वाला अल्फाज तलाश करने हैं। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिपल्सिव का मतलब होता है किसी चीज से नफरत होना, या कह सकते हैं नफरत अंगेज, किसी चीज से आप दूर हो रहे हैं, रिपल्स हो रहे हैं, यानी कि किसी चीज से आप नफरत का इजहार कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस का रुख करते हैं, क्या पूछी गई। पहली ऑप्शन थी ऑलरिंग, बी ऑप्शन रेफ्रिजरेंट, सी ऑप्शन एफ्लुजेंट, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस पूछी गई हैं जो मेरे पास लिखी हुई थी, ठीक है। इन 3 ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना था। शायद चौथी ऑप्शन भी दी गई हो पेपर में, लेकिन जो मेरे सामने लिखी हुई है वो 3 ऑप्शंस लिखी हुई हैं, तो लिहाजा हम इन तीनों में से ही एक अच्छी ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। तो अलरिंग का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की कशिश, ठीक है। तो यहां पर हमने अलरिंग लफ्ज का इंतखाब क्यों किया है, अलरिंग लफ्ज का इंतखाब इसलिए किया है कि रिपल्सिव का मतलब था नफरत अंगेज, ऐसी चीज जिससे हम नफरत का इजहार कर रहे हैं। और लविंग का मतलब था ऐसी चीज जिससे हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो अल्फाज मुतजाद का ये इनका रिश्ता बनता है, लिहाजा हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है वो अलरिंग है और यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं, जो कि है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है किसी चीज का डल एज, ठीक है, किसी चीज का मध्यम एज, ठीक है। अब जो डल है उसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, ऐसी चीज जो बहुत तेज है, जिसको हम शार्प कह सकते हैं। हमने वर्ल्ड का मीनिंग किया, उसी से ही हम उसके मुतजाद तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पेपर में क्या क्या ऑप्शन उसने दी थी। ए ऑप्शन दी थी शार्प, बी ऑप्शन दी थी फ्रैंक, सी ऑप्शन दी थी फ्रेंडली एंड डी ऑप्शन दी थी डल। तो हम जानते हैं कि हमने इसका एंटोनिम तलाश करना है, मुतजाद तलाश करना है। तो ब्लंट यानी कि किसी चीज का डल एज और शार्प किसी चीज का तेज एज, ठीक है। आई थिंक सो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हमें उर्दू में पता होना चाहिए ना। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज निकाल देना, उसे बाहर कर देना। तो जब हम किसी चीज को बाहर कर रहे हैं किसी चीज से, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इंक्लूड, किसी चीज के अंदर शामिल कर लेना। वर्ड से ही हम उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि उसने कौन कौन सी ऑप्शंस दी हैं, जिसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन को तलाश करना था। तो ये 4 ऑप्शन उसने दी, ए दी रिजेक्ट, बी ऑप्शन दी इग्नोर, सी ऑप्शन दी इंक्लूड एंड डी ऑप्शन दी ओवरलुक। तो हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो सी है, इंक्लूड, यानी कि किसी चीज को शामिल कर लेना। एक्सक्लूड का मतलब क्या था, किसी में से किसी चीज को बाहर निकाल देना, और इंक्लूड किसी में किसी चीज को शामिल कर लेना। इनके दरमियान अल्फाज मुतजाद यानी कि एंटोनिम का रिश्ता बनता है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इंक्लूड। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एम्बिगुअस, ठीक है, ये हमारा 10th एमसीक्यूज है, इसको आप इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो एम्बिगुअस है उसका मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना इसका मतलब क्या है, उर्दू में बार बार रिपीट कर रहा हूं। एम्बिगुअस का मतलब होता है किसी चीज का मुबहिम होना, कोई चीज क्लैरिटी में मौजूद ना हो। इसको हम अनक्लियर भी कह सकते हैं एम्बिगुअस को। अगर एम्बिगुअस का सिमिलर मीनिंग पूछता तो हम कहते अनक्लियर है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमने इसका मुतजाद ढूंढना है, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनिम ढूंढना है। तो एम्बिगुअस का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा क्लियर, यानी कि किसी चीज का बिल्कुल वाजिया होना। ये बहुत आसान लफ्ज है, बार बार पूछा जाता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज का अफशा हो जाना, ऐसी चीज जो आपसे छुपी हुई ना हो, ठीक है।
पेपर में जब उसने एक्सपोजर पूछा तो उसको रिक्वायर्ड क्या है, एंटोनिम रिक्वायर्ड है, उसका ऑपोजिट मीनिंग रिक्वायर्ड है। तो उसने 4 ऑप्शंस आपके सामने रखी। ए ऑप्शन उसने रखी थी पब्लिसिटी, बी ऑप्शन उसने रखी थी एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन उसने रखी थी सीक्रेट एंड डी ऑप्शन रखी थी कॉन्टैक्ट। तो जिस तरह हम जानते हैं एक्सपोजर का मतलब है किसी चीज का अफशा हो जाना, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, सीक्रेट, यानी किसी चीज को छुपा लेना, किसी चीज का राज रख लेना। तो लिहाजा इसकी जो राइट ऑप्शन थी वो सी ऑप्शन थी, सीक्रेट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं जो कि है 12 एमसीक्यूज, ठीक है, बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है 12 एमसीक्यूज जो कि है फॉरबिड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरबिड का मतलब क्या है। फॉरबिड का मतलब है किसी चीज से रोकना, ठीक है, तो हमें इसका उर्दू मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और फिर हम इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से इसका ऑपोजिट मीनिंग कौन सा होगा। तो लिहाजा चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन थी अलाउ, ठीक है, दूसरी ऑप्शन है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना, सी ऑप्शन थी स्टॉप, स्टॉप का मतलब भी रोकना है, और डी ऑप्शन भी अवॉइड, किसी चीज से गुरेज करना। तो बच्चों बहुत आसान हो गया आपके लिए, मैंने सबके उर्दू मीनिंग आपको बयान कर दिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक। क्यों ए ऑप्शन होगा अब आपके जहन में आएगा। फॉरबिड का मतलब था रोकना किसी चीज से, तो इस चीज का मुतजाद क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा। जाहिर बात है जब आपको रोक रहा है तो उसका एंटोनिम होगा कोई आपको अलाउ करे, ठीक है, कोई आपको इजाजत दे। तो लिहाजा इसका बेस्ट ऑप्शन ए ही होगा। जी बच्चों, जो 13 एमसीक्यूज है वो है रिलिंक्विश का। रिलिंक्विश का मतलब है किसी चीज से दस्तबरदार हो जाना। पेपर में इसकी बच्चों 4 ऑप्शंस दी गई, ठीक है। ए ऑप्शन थी एब्डिकेट, बी ऑप्शन थी रिनाउंस, सी ऑप्शन थी पोजेसिस एंड डी ऑप्शन थी डिमाई। जिस तरह हम उर्दू में इसका मीनिंग कर चुके हैं किसी चीज से दस्तबरदार हो जाना, तो इसका एंटोनिम बनेगा किसी चीज को अपना लेना, यानी कि किसी चीज को पोजेस कर लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पोजेसिस। आइए नेक्स्ट पोर्शन का रुख करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है प्रेपोजिशंस का। बच्चों प्रेपोजिशंस का पोर्शन भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश के पोर्शन में मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर से मुराद मेरी 18 to 20 नंबर है 20 में से इंग्लिश के पोर्शन में, और इतने नंबर काफी स्टूडेंट्स के आते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इतने नंबर नहीं आते। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि मेहनत करके आते हैं लैट के टेस्ट के लिए, उनके इंग्लिश में 18 to 20 के दरमियान नंबर ही आते हैं। तो इस पोर्शन पे आपने खसूसी तवज्जो देनी है, प्रेपोजिशन के पोर्शन पर भी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा वास्ट पोर्शन है, ठीक है, तो मैं प्रेपोजिशन को वैसे समझा नहीं सकूंगा आज के पेपर डिस्कशन में, ठीक है, इट्स जस्ट अ पास पेपर डिस्कशन। और प्रेपोजिशन के हवाले से इंशाल्लाह जो बच्चे मेरे पास जूम पे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मैं जल्द लेक्चर रखूंगा इंशाल्लाह प्रेपोजिशंस का, ताकि उनको प्रेपोजिशंस के हवाले से पता हो और किस तरह हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं। इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम इन डिटेल आपकी जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि 17 मार्च 2019 में किस तरह के एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के आए थे और उनकी राइट ऑप्शन क्या थी। फर्स्ट एमसीक्यूज था ही प्रोहिबिटेड डैश एंट्री, ठीक है, ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंट्री। 15 एमसीक्यूज था ही डाइड डैश कोलरा, कि वो कोलरा से उसने वफात पाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही डाइड ऑफ कोलरा, ठीक है, जो आपकी आई थिंक सो एफटीसी की थी उसमें लिखा हुआ था ही डाइड ऑन कोलरा, ठीक है, तो मेरे मुताबिक आना चाहिए ही डाइड ऑफ कोलरा, ठीक है। तो इसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, लेकिन मैंने इसकी जो राइट ऑप्शन वो लगाई है ही डाइड ऑफ, ठीक है। जो 16 एमसीक्यूज था हमारे पास वो था शी वाज accompanied डैश हर मदर, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था बाय हर मदर। 17 एमसीक्यूज है हमारे पास द पुलिस प्रोब डैश द केस, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इनटू द केस। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रोब का मतलब क्या है, लिख लें अपने पास, नोट कर लें, जो चीजें आपको नोट करवा रहा हूं नोट भी करते जाएं। तो प्रोब का मतलब होता है तहकीकात करना, ठीक है, ये वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी पूछा जा सकता है। 18 एमसीक्यूज हमारे पास था स्टार्ट नो एंड गो ऑन डैश यू रीच द रिवर, ठीक है, स्टार्ट नाउ एंड गो ऑन अंटिल यू रीच द रिवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ए था। अब 19 एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। वो पेपर में आया था डैश हिज चिल्ड्रन
his nephews and nieces were also present। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन था वो उसका बी ऑप्शन था, जो कि था besides। ठीक है, besides, एस का एडिशन है इसमें। ठीक है, तो आगे हमारे पास आ गया 20 एमसीक्यूज। 20 एमसीक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों क्या एमसीक्यूज था? वी हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पे हमने सिंस, फ्रॉम, फॉर या टू में से कोई ऑप्शन लगाना है, तो यहां पे सिंस आएगा। अब बच्चों का सवाल होगा यहां पे सिंस कैसे आएगा? तो इंशाल्लाह आपकी जूम की क्लासेस में जल्द ही मैं आपको सिंस और फॉर का यूज, पुराने बच्चों को मैं करवा चुका हूं, जो न्यू बच्चे हैं उनको भी मैं सिंस और फॉर का यूज करवा दूंगा, क्योंकि इसके हवाले से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे आपने घबराना नहीं है कि प्रेपोजिशन का पोर्शन सर ने बड़ी तेजी से डिस्कस कर दिया है। आपने जो जो चीजें इसके हवाले से समझनी होंगी वो आप अपने पास नोट कर लें बच्चों। ठीक है, तो हमारी जब इंशाल्लाह जूम पे ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब मैं प्रेपोजिशन का पोर्शन कवर करवाऊंगा तो इसके हवाले से आपको मजीद गाइडलाइंस भी दे दूंगा। यहां तक बच्चों हमने क्या डिस्कस किया है? इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस किया है। 20 मार्क्स का ये पोर्शन था बच्चों। ठीक है, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड प्रेपोजिशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि 17 मार्च 2019 के पेपर में आया था। इंग्लिश का पोर्शन हमारा डिस्कस हो चुका है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है आपका इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है ये 10 मार्क्स का है लैट में। ठीक है, और इसको कवर करना बहुत आसान है। आप डिफरेंट टॉपिक्स के जरिए इसको बआसानी कवर कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन को। 17 मार्च 2019 के इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उसने क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। यहाँ पे तमाम बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूं वो आप समझ लें, नोट कर लें, और जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि आपने ढूंढनी हैं उसको आप एक अलग पेज पे नोट कर लें, और आपने बाद में उसकी असाइनमेंट बनाकर मुझे भेजनी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बात आप अपने पास नोट करें, जो मैंने आपको क्लास में कहा था कि मैं कुछ असाइनमेंट भी उसके अंदर अनाउंस करूंगा। तो जो जो सवालात मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जाऊं वो सवालात आपने अलग पेज पे नोट करने हैं, और बाद में आपने उसकी असाइनमेंट बना के मुझे सेंड कर देनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो पहला एमसीक्यूज आया था इस्लामिक पोर्शन का, वैसे ये हमारा 21st एमसीक्यूज है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एमसीक्यूज क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग करते थे? तो उन्होंने 4 ऑप्शन दी। एक फर्स्ट ऑप्शन थी हाशमी, सेकंड ऑप्शन थी कुरैश, थर्ड ऑप्शन थी बनु उमैया, एंड डी ऑप्शन थी मदनी। हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगी, जो कि कुरैश है। अब स्टूडेंट्स इसके हवाले से जितने भी और एमसीक्यूज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में, वो आपने ढूंढने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था, वालदा का क्या नाम था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब वसाल पाया। इसके हवाले से आपने डिफरेंट एमसीक्यूज असाइनमेंट की तौर पर ढूंढने हैं, और ये जवाबात आपने मुझे सेंड करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? इसके हवाले से क्वेश्चन आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। राइट ऑप्शन इज 4। अब आपने जो क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पर ढूंढने हैं वो आपने ये ढूंढने हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुहतरात कितनी थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स कितनी थी। ठीक है, और आपने ढूंढने हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट कंपेनियंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन सहाबा इकराम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी रही है, ठीक है, आपने उसके हवाले से भी एमसीक्यूज ढूंढने हैं। तो ये आपको डिफरेंट असाइनमेंट वर्क भी मैंने आपको दे दिया है, साथ ही इसके असाइनमेंट वर्क को अलग पेज पे नोट करते जाए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ज़बूर किस पर नाजिल हुई, तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई है। ठीक है, दूसरी इल्हामी किताब जितनी हैं उसके बारे में भी आपने एमसीक्यूज ढूंढने हैं और बताना है कि किसके कौन से नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई है। ठीक है,
ये आपने असाइनमेंट वर्क के अंदर मेंशन कर लें। अब जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है हु वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तलवार सैफुल्लाह किसको कहा जाता है? तो ये हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है सैफुल्लाह। इसके हवाले से आप डिफरेंट एमसीक्यूज कैसे असाइनमेंट के तौर पर तैयार कर सकते हैं? जितने भी दीगर सहाबा कराम को लकब और खिताब मिले, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने भी दीगर सहाबा कराम को लकब और खिताब मिले आपने वो भी ढूंढने हैं, पेपर में आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं। आप अपने असाइनमेंट वर्क को अलग नोट करें ताकि बाद में इसके आंसर्स आप मुझे लिख के सेंड कर सके। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असाइनमेंट मैंने आपकी चेक करनी है। जो बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जूम पे, उनसे मैंने ये असाइनमेंट चेक करनी है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इस्लामिक पोर्शन है, ठीक है, जो कि लेट में काफी बार रिपीट हो चुका है। एमसीक्यूज क्या है कि फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ की पहली मॉस्क, पूरा अर्थ की पहली मॉस्क कौन सी है? मस्जिद हरम है, ठीक है। अब आपने इसके हवाले से एक और एमसीक्यूज भी तलाश करना है कि इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, और उसका आंसर आपने मुझे असाइनमेंट में सेंड करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हज के बारे में आया हुआ है। हज एक बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है इस्लाम का। तो जो हज के दौरान कंकरियां मारते हैं शैतान को, उसको क्या कहा जाता है? उसको रमी कहा जाता है। इसने क्वेश्चन कैसे पूछा है? इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड, यानी कि हज के दौरान शैतान को पत्थर मारना क्या कहलाता है? इसके अंदर उसने डिफरेंट ऑप्शन दिए थे जिसमें से करेक्ट ऑप्शन रमी था। अब हज के जो डिफरेंट प्रोसीजर है, हज के अंदर जो डिफरेंट हम चीजें अदा करते हैं, जो फ्राइज हैं, जो सुनते हैं उसकी हज की, उसके हवाले से आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। और असाइनमेंट के अंदर आप अच्छे तरीके से उसके हवाले से एक नॉलेज को प्रिपेयर करें और सारे नॉलेज को एक तरतीब वाइज लिखें, ठीक है। सबसे पहले बताएं कि हज क्या है, इसके फ्राइज कौन से हैं, इसमें सुनते कौन सी हैं, ठीक है, कहाँ पे जाके एहराम बांधना है, कहाँ पे खोलना है, किस दिन बाल मंडवाने हैं, कब कुर्बानी करनी है, ठीक है, इसके दौरान क्याम कहाँ पे किया जाता है, खुतबा कौन सी तारीख को होता है। ये तमाम चीजें आपने हज की ढूंढनी है और असाइनमेंट वर्क में मुझे सेंड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है फर्स्ट अजान प्रपोज्ड बाय, यानी सबसे पहले जो अजान है वो किसने प्रपोज की कि अजान होनी चाहिए? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया कि अजान होनी चाहिए। इसके अंदर भी उसने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे। अब नेक्स्ट हम एमसीक्यूज का रुख करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हिच मॉस्क वाज डिमोलिश्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कौन सी मस्जिद है जिसे गिराया गया था? तो वो है जी मस्जिद ज़रार। मस्जिद ज़रार के बारे में आपने डिफरेंट मजीद नॉलेज भी ढूंढ लेना है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ लेना है कि ये वाकया क्यों पेश आया, ये किस तरह हुआ, और इसके बैकग्राउंड आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। अब बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं जो कि है हमारा 29 एमसीक्यूज। वो क्या है? सोशल बाइकआउट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू फॉर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट किया गया था, ठीक है। 2 कबीले ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट किया था। आपने उनको भी ढूंढना है कि वो कौन कौन से थे। उसके अलावा आपने ये ढूंढना है कि सोशल बाइकआउट क्यों किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या था। आप गूगल पे ये भी लिखेंगे ना सोशल बाइकआउट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। आपने इसके हवाले से भी एक अच्छी सी असाइनमेंट तैयार कर लेनी है और असाइनमेंट के अंदर 5-6 एमसीक्यूज इसके बना लेने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। गजवात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक पोर्शन में और इससे डिफरेंट एमसीक्यूज वो पूछता आ रहा है और वो आपके इस लैब टेस्ट में भी इंशाल्लाह पूछेगा। वो क्या पूछता है जी आपके 30th एमसीक्यूज में, how many Muslims fought in गजवा बदर, के गजवा बदर में कितने मुसलमानों ने शिरकत की? तो इनकी जो तादाद थी वो 313 थी। अब आपने क्या करना है कि डिफरेंट गजवात के हवाले से एमसीक्यूज में आपको पहले ही तैयार करवा चुका हूं। अब आपने गजवा बदर को और फोकस करना है कि कितने सहाबा किराम यानी कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी, ये तो आपको पता लग गया 313। उसके अलावा ये जंग किसने जीती थी ये भी आपने ढूंढना है। ये जंग हुई कब है? अब मैं यहाँ पे जंग बोली जा रहा हूँ लेकिन असल में ये है गजवा, ठीक है। ये गजवा हुआ कब है, इसमें कितने मुसलमानों ने शिरकत की, कितने मुसलमान शहीद हुए,
ठीक है, कितने कुफार मारे गए, माले गनीमत क्या मिला, ठीक है, और ये जंग की वजह क्या थी, और ये कौन से मैदान पे हुई, किस जगह हुई, इसके हवाले से आपने अपने एमसीक्यूज बना लेने हैं। ये हमने इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और साथ ही मैंने आपको इस्लामिक स्टडीज की असाइनमेंट भी दे दी है, और 17 मार्च 2019 का इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन मुकम्मल तौर पर डिस्कस हो चुका है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल नॉलेज कितने मार्क्स का आता है पेपर में। जनरल नॉलेज आता है 20 मार्क्स का पेपर में। आपको पास करवाने में जनरल नॉलेज एक कलीदी किरदार अदा करता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन है। हमारे जितने भी पोर्शंस हैं उनका सिलेबस तकरीबन वाजिया है, हमें पता लग जाता है कि वो पेपर कहाँ कहाँ से बना रहा है। लेकिन जनरल नॉलेज एक ऐसा पोर्शन है जिसमें वो बहुत ज्यादा तब्दीलियां कर देता है। कभी करंट अफेयर्स ज्यादा पूछ लेता है, कभी वो वार्स की तरफ ज्यादा चला जाता है, कभी वो अपना रुख नोबेल प्राइज का कर लेता है, कभी वो अपना रुख डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कर लेता है। यानी कि वो किसी एक जगह टिक नहीं रहा पेपर बनाने वाला। तो इस पोर्शन पे ग्रिप हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, और इसके लिए एक अच्छा जनरल नॉलेज चाहिए, एक अच्छी करंट अफेयर्स पर ग्रिप चाहिए। आइए हम देखते हैं कि जो 17 मार्च 2019 का जनरल नॉलेज का पेपर आया था वो किस तरह का आया था, उसमें उसने कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये पोर्शन डिस्कस करवा दूंगा, और साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा जो आपने असाइनमेंट के तौर पर उनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। आए हम अपने पहले एमसीक्यूज का रुख करते हैं, जो कि जनरल नॉलेज का 31st एमसीक्यूज है पेपर में। क्या पूछा है उसने, नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ। नासा कौन से मुल्क की स्पेस एजेंसी है। ए ऑप्शन थी रशिया, बी ऑप्शन थी अमेरिका, सी ऑप्शन थी चाइना, एंड डी ऑप्शन थी यूके। तो जो नासा है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, यानी कि बीटा। और अब आपने क्या करना है असाइनमेंट में, नासा स्टैंड्स फॉर, नासा का मतलब क्या है, ठीक है, ये स्पेस एजेंसी कब बनी, ठीक है, इसके हवाले से 4-5 एमसीक्यूज क्रिएट कर लीजिए और अच्छे तरीके से वो एमसीक्यूज याद कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 32 एमसीक्यूज क्या था, कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ। कैंगरू कौन से मुल्क का कौमी जानवर है, ठीक है। यहां पे उसने फिर 4 ऑप्शंस दी। अल्फा ऑप्शन थी न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन थी ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन थी नॉर्वे, एंड डी ऑप्शन थी स्पेन। तो यहां पे कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। जिस तरह आपने देखा होगा जितने उनके क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, आई थिंक सो उनके यूनिफॉर्म पे भी कैंगरू का निशान होता है, और उनका जो लेबल सा चल रहा होता है, जो लोगो सा चल रहा होता है, आई थिंक सो उसमें भी कैंगरू का निशान होता है। तो अगर आप अपने जहन को का इस्तेमाल करें तो आप इस जवाब तक आसानी पहुंच सकते हैं। डिफरेंट ममालिक के जो है, डिफरेंट कंट्रीज के जो नेशनल एनिमल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी पता होना चाहिए। ये भी चीजें असाइनमेंट में नोट कर लें और इनके जवाब तलाश कीजिए। 33 एमसीक्यूज में वो क्या पूछता है, विच कंट्री है हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स, कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स कौन से कंट्री के पास हैं। यहां पे भी उसने 4 ऑप्शंस दी। ए ऑप्शन थी कतर, बी ऑप्शन थी रशिया, सी ऑप्शन थी उसकी सऊदी अरेबिया, एंड डी ऑप्शन थी यूएई। तो सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो सऊदी अरेबिया के पास हैं, ठीक है। उसके बाद हम रुक करते हैं 34th एमसीक्यूज का। हु वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018, ठीक है। 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता। ये 36 एमसीक्यूज है हमारा, और इसमें क्या आएगा, किसने जीता, कौन से मुल्क ने जीता। 4 ऑप्शन उसने दी थी, इसमें भी कौन कौन सी ऑप्शन दी हैं आइए हम उनको पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन थी जर्मनी, ठीक है, बी ऑप्शन थी ब्राजील, सी ऑप्शन थी फ्रांस, एंड डी ऑप्शन थी इंग्लैंड। तो जी जिसने वर्ल्ड कप जीता है 2018 में वो है फ्रांस। और यहाँ पे आपने वर्ल्ड कप और फुटबॉल के हवाले से जितने और एमसीक्यूज निकल सके वो भी निकालने हैं, क्रिकेट के हवाले से भी जितने और एमसीक्यूज निकल सके आपने वो सारे एमसीक्यूज निकालने हैं। अब हम रुक करते हैं एमसीक्यूज नंबर
आई थिंक सो इसके अंदर मैं कुछ एमसीक्यू शायद मिस कर गया हूं, तो मैं उनका रुख करता हूं। जो हमारे एमसीक्यूज आई थिंक सो 34 यहाँ पे मैंने मिस किया है, वो क्या है आए उसको पढ़ते हैं। तो 34 एमसीक्यूज है, वो पूछता है अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर डैश ईयर्स। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की टर्म है वो कितने साल तक है, वो कितने साल तक रह सकता है, तो उसकी म्याद जो है वो 4 साल की है। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन अब असाइनमेंट में तैयार करने हैं वो ये करना है कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो कितने साल तक रह सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको फर्क भी आना चाहिए, ठीक है। और आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से ममालिक में है। जो अगला एमसीक्यू हमने मिस किया है बोर्ड पे वो किया है 35th, कैपिटल पनिशमेंट मींस, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या है। ए ऑप्शन थी लाइफ इन प्रिजन, बी ऑप्शन थी 10 years इन प्रिजन, सी ऑप्शन थी डेथ पेनल्टी एंड डी ऑप्शन थी नन ऑफ दी। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है सजाए मौत, यानी कि आपको फांसी दे दी जाए, तो इसका सी ऑप्शन होगा डेथ पेनल्टी। इसके हवाले से आप अब असाइनमेंट वर्क क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स को आप लिख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए कि लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या होती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट 25 साल की कैद होती है, 25 years, ठीक है, उसको हम लाइफ इम्प्रिजमेंट कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है, ये एक डेथ पेनल्टी है। यहाँ पे इस तरह हुआ था कि आई थिंक सो मैं कुछ एमसीक्यूज यहाँ से पेपर में से आगे पीछे कर गया था, जिसकी वजह से आपको जरा दिक्कत पेश आई। अब हम 37 एमसीक्यूज का रुख करते हैं, जिसमें वो पूछता है वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है। यूरोपीय यूनियन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछता है, काफी बार उसने पूछे हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है, ये कब बनी, ठीक है। इसके हवाले से आपने 10 से 15 एमसीक्यूज क्रिएट करने हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, और ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी इसकी असाइनमेंट बनाना। लेकिन इसमें वो क्या पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ए ऑप्शन ब्रसल्स, बी ऑप्शन जिनेवा, सी ऑप्शन लंदन, डी ऑप्शन पेरिस। तो ए ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ब्रसल्स। 38 एमसीक्यूज का रुख करते हैं। 38 एमसीक्यूज पे भी आपने असाइनमेंट वर्क करना है। 38 एमसीक्यूज में उसने क्या पूछा पेपर में, द फर्स्ट गल्फ वार स्टार्टेड इन, फर्स्ट गल्फ वार कब स्टार्ट हुई, कौन से सन में स्टार्ट हुई। तो 4 ऑप्शन उसने दी। ए ऑप्शन उसने दी थी 1989, बी ऑप्शन उसने दी थी 1988, सी ऑप्शन उसने दी थी 1990 एंड डी ऑप्शन उसने दी थी 1991। तो जो राइट ऑप्शन थी वो थी 1990। और ये एक डिफिकल्ट एमसीक्यूज है जो उसने पूछा था, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता। तो आज ही जाइए अपने गूगल पर और इस पर असाइनमेंट वर्क कीजिए कि गल्फ वार की वजह क्या थी, ये कौन कौन से ममालिक में पेश आई और ये कितने अरसे तक रही। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं ढूंढने के लिए, जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने इस पर असाइनमेंट बना के मुझे डिपॉजिट करवानी है, ये बात अपने जेहन में रखें आप। उसके बाद 39 एमसीक्यूज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, किसका, चाय का, तो वो है चाइना। वैसे उसने 4 ऑप्शन दी थी, कीनिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया या चाइना, तो बेस्ट ऑप्शन इसका था चाइना। अब हम 40th एमसीक्यूज का रुख करते हैं। आईफल टावर इज बिल्ड इन विच कंट्री, इन विच सिटी ऑफ फ्रांस, कि फ्रांस के कौन से सिटी में आईफल टावर को बनाया गया था, ठीक है। तो जिस तरह हम जानते हैं, हम ये सुनते आ रहे हैं, ये जो बच्चा भी थोड़ा सा लिंक है सोशल मीडिया के साथ या थोड़ी सी अपने दिमाग की बंद खिड़कियां खोल के रखता है, तो हम बच्चे को तकरीबन पता है कि जो आईफल टावर है वो पेरिस में है, क्योंकि ये चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डिस्कस होती आ रही है, ठीक है। तो ये 40th का है पेरिस। चले बच्चों, अब हम 41 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम किसने सजेस्ट किया था। 4 ऑप्शन उसने दी, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर,
बी ऑप्शन उसकी थी लियाकत अली खान, सी ऑप्शन थी उसकी डॉक्टर अब्दुल सलाम, डी ऑप्शन उसकी थी डॉक्टर समर मुबारक। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी प्रोफेसर मोहम्मद अनवर, यानी कि ए ऑप्शन, और यही इसका राइट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं, जो कि 42 एमसीक्यूज है। उसमें वो क्या पूछ रहा है, वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन, कि जो साल्ट की सबसे बड़ी माइन है वो कहां पे है। 4 ऑप्शंस बच्चों इसमें उसने दी हैं, उन 4 ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। पहली ऑप्शन है मंगोरा, बी ऑप्शन है जेहलम, सी ऑप्शन है स्वात, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, यानी कि जेहलम। अब बच्चों आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने असाइनमेंट वर्क करनी है। किस टॉपिक पर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हवाले से आपने असाइनमेंट वर्क करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी ज्यादा यूज हो रहे हैं, उसके हवाले से आपने एक हेल्दी नॉलेज को क्रिएट करना है। उसके हवाले से आपने असाइनमेंट वर्क भी कर लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, उनकी किस कदर वैल्यू है, और पाकिस्तान में वो किस कदर काबिल अमल हैं। ठीक है, इसके हवाले से आपने एक अच्छी सी असाइनमेंट क्रिएट कर लेनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसने टच किया है 43rd एमसीक्यूज में। 43 एमसीक्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ठीक है, ए है रावी, बी है सिंध रिवर, सी है चनाब, एंड डी है जेहलम। तो बच्चों सबसे जो है लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का वो सिंध है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप असाइनमेंट वर्क कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो डिफरेंट रिवर्स हैं और डिफरेंट डैम्स हैं उनके हवाले से अपनी असाइनमेंट वर्क लाजमी कीजिए। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो डिफरेंट रिवर्स हैं और पाकिस्तान के जो डिफरेंट डैम्स हैं उसके हवाले से आप अपनी असाइनमेंट वर्क लाजमी तैयार कीजिए, और कोशिश कीजिए तकरीबन 10 एमसीक्यूज रिवर्स के बारे में और 10 एमसीक्यूज पाकिस्तान के डैम्स के बारे में, अच्छे और ऑथेंटिक एमसीक्यूज जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो आप बनाएं, उनको क्रिएट करें, जिसमें आप लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट सब कुछ तलाश कर सकते हैं। यही चीजें आप रिवर की सूरत में तलाश करें, यही चीज आप डैम्स की सूरत में तलाश करें, तो इंशाल्लाह आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी रिवर और डैम्स के पोर्शन की। जी तो बच्चों अब हम अपने जिस एमसीक्यूज का रुख कर रहे हैं वो है 44th एमसीक्यूज। सबसे पहले तो हम 44th एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। 44th एमसीक्यूज है, सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री, कि सिंगापुर को कौन से कंट्री से सेपरेट किया गया। 4 ऑप्शंस क्या वो दे रहा है हमें। ए ऑप्शन उसने दी चाइना, बी ऑप्शन थी मलेशिया, सी ऑप्शन जापान, एंड डी ऑप्शन थाईलैंड। तो जो सिंगापुर है उसको मलेशिया से सेपरेट किया गया था, तो उसकी राइट ऑप्शन है बीटा। यहाँ पे आप असाइनमेंट वर्क क्या कर सकते हैं, जितने भी ममालिक सेपरेशन की वजह से वजूद में आए उनके हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं। वो कब वजूद में आए, कैसे वजूद में आए, और कौन कौन सी कंट्रीज की सेपरेशन की वजह से वो वजूद में आए, उसके हवाले से आप बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। और कुछ ऐसी सेपरेशन है जो पाकिस्तान की तारीख में हुई, या कुछ ऐसी सेपरेशन है जो दुनिया की तारीख में हुई, ठीक है, उसको आपने लाजमी तौर पे हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको असाइनमेंट वर्क दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, उसके हवाले से आपने अच्छे तरीके से गूगल पर सर्च करनी है, जो आपके पास निसाब की बुक्स हैं उस पर सर्च करनी है, और सेपरेशंस के हवाले से भी एक अच्छी सी असाइनमेंट तलाश कर लेनी है। जब आप सेपरेशंस की तरफ जाएंगे तो आपका वास्ता वार से पड़ेगा, यानी कि जो जंगें हुई हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जंगें हुई हैं दुनिया की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में, उसके हवाले से भी आपने असाइनमेंट तैयार कर लेनी है। ये पॉइंट्स नोट कर लें, इसके हवाले से असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं आपकी चेक करूंगा। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है। जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है वो है बच्चों 45th एमसीक्यूज। 45th एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 92 साल की उम्र में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। ठीक है, उसने यहाँ पे पीएम लिखा है, पीएम स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है दुनिया का। ए ऑप्शन थी क्वीन एलिजाबेथ, बी ऑप्शन थी महातिर मोहम्मद, सी ऑप्शन थी महात्मा गांधी, एंड डी ऑप्शन थी कायदे आजम। तो बच्चों यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बीटा, यानी कि महातिर मोहम्मद।
अब इसके हवाले से आप भी असाइनमेंट वर्क कर सकते हैं। किस तरह कि सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, ठीक है, सबसे पहली खतून प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी, पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, और पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट खतून प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी। इसके हवाले से आप एक अच्छी असाइनमेंट बना सकते हैं और आई थिंक सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं जो कि है 46 एमसीक्यूज। 46 एमसीक्यूज में वो कहता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे लोकेटेड है, 4 ऑप्शंस वो दे रहा है, ठीक है, इसको आप देख लें। ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है हेग एंड डी ऑप्शन है लंदन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में वाक़या है, ठीक है, तो इसका चार्ली बेस्ट ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन। अब बच्चों यहां पे हमारा रुख है 47 एमसीक्यूज का। 17 मार्च 2019 में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा गया है और जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी लैट के टेस्ट की तो वो सार्क को लाजमी पढ़ के गया होगा, क्योंकि ये सार्क, यूएनओ, यूरोपीय यूनियन, इनसे वो अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा होता है और जो बच्चा लैट की तैयारी कर रहा होता है अगर वो नियत से कर रहा है तो वो इन चीजों को लाजमी पढ़ के जाता है और ये क्वेश्चन को देखते ही उस बच्चे के जहन में इसका आंसर आ गया होगा। 47th एमसीक्यू क्या था, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान एंड डी ताजिकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ताजिकिस्तान। और बच्चों इसके हवाले से आपने असाइनमेंट वर्क लाजमी करना है सार्क के हवाले से। वैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास में स्टार्टिंग में सार्क के हवाले से असाइनमेंट वर्क करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिखवाई थी, उसके हवाले से मैंने आपसे भी असाइनमेंट वर्क करवाया था और खुद भी आपको असाइनमेंट वर्क करके दिया था। लेकिन अगर तब कुछ बच्चों ने मिस किया है उस असाइनमेंट वर्क को तो अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से असाइनमेंट वर्क लाजमी कर लें। आपको पता होना चाहिए कि सार्क से मुराद क्या है, ठीक है, सार्क कब मार्च वजूद में आई, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, इसका मकसद क्या है, इसके अलावा जितनी और यूनियंस हैं, ठीक है, जितनी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करते हैं 48th एमसीक्यूज। द खैबर पास लिंक विच टू कंट्रीज। जो खैबर पास है कौन कौन से 2 कंट्रीज को लिंक करता है। ए ऑप्शन थी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, बी ऑप्शन थी ईरान एंड पाकिस्तान, सी ऑप्शन थी इंडिया एंड पाकिस्तान, डी ऑप्शन थी चाइना एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब डिफरेंट बाउंड्रीज के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सरहदें कौन कौन से कंट्रीज के साथ मिलती हैं, ठीक है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक का पता होना चाहिए और उनके दरमियान जो बॉर्डर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उसके हवाले से आप एक अच्छा असाइनमेंट वर्क कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट वर्क भी मैंने आपका चेक करना है जो चीजें अभी मैंने आपको क्वेश्चंस की सूरत में बताई हैं। अब हम 49 एमसीक्यूज का रुख करते हैं। बगदाद इज कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री। के बगदाद कौन से कंट्री का कैपिटल है। ए ऑप्शन था इराक, बी था सीरिया, सी ऑप्शन था इजिप्ट, डी ऑप्शन था यमन। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है कि जो बगदाद है वो कैपिटल है इराक का। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं बच्चों जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं उसके हवाले से आपको उनके कैपिटल्स का पता होना चाहिए, ये आप नोट कर लें। इसके हवाले से भी आपने असाइनमेंट वर्क करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनके हवाले से हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते आ रहे हैं उनके कैपिटल्स तलाश कीजिए, ठीक है, उनकी नेशनल लैंग्वेज तलाश कीजिए और देन उसका क्या आपने तलाश करना है। एक और चीज भी पूछी जाती है वो उनकी करेंसी, और उनकी करेंसी को भी तलाश कीजिए। सारे ममालिक की नहीं कह रहा, उन ममालिक की कह रहा हूं जो उनसे ममालिक को हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इससे भी ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के वो पूछ सकता है। तो आपने इस पे असाइनमेंट वर्क लाजमी करना है। और अगर किसी बच्चे के पास इतना नहीं है वसाइल कि वो इनको ढूंढ सके कि कौन कौन से कंट्रीज को हमने याद करना है या उसको लिस्ट चाहिए, तो जो बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना इंशाल्लाह इनबॉक्स में या आप ग्रुप में मैसेज कर देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और आप वो तैयार कर लेना, ठीक है, और उसमें से इंपॉर्टेंट कंट्रीज को निकाल लेना। 50th एमसीक्यूज का रुख करेंगे। 50 एमसीक्यूज में वो पूछता है विच कंट्री हैज नो ओशन। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका ओशन नहीं है। ए ऑप्शन था अफगानिस्तान, बी ऑप्शन था चाइना, सी ऑप्शन था ईरान एंड डी ऑप्शन था यमन। तो बच्चों यहाँ पे
अल्फा इज राइट ऑप्शन के अफगानिस्तान कैसा मुल्क है जिसका ऑप्शन नहीं है। अब असाइनमेंट वर्क यहाँ पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट वर्क दे रहा हूं उसके हवाले से, वो तमाम कंट्रीज जिनका ऑप्शन नहीं है आपने वो वाले कंट्रीज तलाश करने हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट असाइनमेंट वर्क यहाँ पे दे के जा रहा हूं, जो उनसे बच्चे ने असाइनमेंट में ये चीज ना लिखी ना तो मैं समझूंगा कि उसने असाइनमेंट की ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपने लैंड लॉक्ड कंट्रीज, ठीक है बच्चों, लैंड लॉक्ड कंट्रीज के हवाले से भी असाइनमेंट वर्क तलाश करना है और आपने बताना है लैंड लॉक्ड कंट्रीज होते क्या हैं और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, तो इसके हवाले से भी आप असाइनमेंट तैयार कीजिए। यहां तक हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। मकसद क्या है, पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट पेपर में किस तरह पूछा गया, अब हमने इस पेपर को बुनियाद बनाकर कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि डिस्कशन का फायदा उस वक्त होता है जब आप उस पेपर से नई राहें तलाश करें। ठीक है, आपने पेपर को पढ़ लिया, उसको देख लिया क्या पूछा गया है, अगर आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं तो उस डिस्कशन का आई थिंक सो कोई फायदा नहीं। तो पास्ट पेपर से कुछ ना कुछ सीखते होते हैं ताकि जो नेक्स्ट पेपर आए उस पर आपकी ग्रिप अच्छी हो। चलें, इसके बाद हम जो पाक स्टडीज का पोर्शन है इंशाल्लाह वो डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन आ गया है पाक स्टडीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाक स्टडीज का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं लेट के पेपर में। 17 मार्च 2019 को जो पाक स्टडीज का पोर्शन आया ना स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से वो बहुत ही इजी पोर्शन आया है। ऐसे एमसीक्यूज आए हैं कि अगर आप पाक स्टडीज की तैयारी करने बैठे तो सबसे पहले ये वाले एमसीक्यूज आपको तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 में से 10 मार्क्स आसानी से बच्चा ले सकता है जो कि पाक स्टडीज की तैयारी करके गया था। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं, आए उनको डिस्कस करते हैं। 51 एमसीक्यूज आया है। फर्स्ट टाइम द नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाजिया किया गया। तो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का है, उसमें ही ये कह दिया गया था कि अब से पाकिस्तान का नाम फुल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। चलें अगला एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ही आया है। विच गवर्नमेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सिस्टम को प्रमोट किया गया था। तो बच्चों 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट किया गया था, सदारती निजाम लाया गया था मुल्क में। ए ऑप्शन आया था पार्लियामेंट्री, बी ऑप्शन था प्रेसिडेंशियल, सी ऑप्शन था बाइकैमरल और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो बेस्ट ऑप्शन है सदारती निजाम यानी कि बी ऑप्शन। 53 को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से असाइनमेंट वर्क भी बताता हूं। 53 एमसीक्यूज है, हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट बाय 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सदर का इंतखाब करना था वो किसको हासिल था उसकी पावर के, वो सदर का इंतखाब कर सके। ठीक है, तो पावर किसके पास थी, पार्लियामेंट के पास थी कि वो इनडायरेक्टली सदर का इंतखाब कर सके। तो ए ऑप्शन था डायरेक्ट वोट, बी ओनली सेंटर्स एंड डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इनडायरेक्टली बाय पार्लियामेंट। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी सी ऑप्शन इनडायरेक्टली बाय पार्लियामेंट। यहाँ पे बच्चों जो मैं आपको असाइनमेंट वर्क देने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट वर्क है। आपने तीनों कॉन्स्टिट्यूशन 1956 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और 1963 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, ये आपने अपने असाइनमेंट में ढूंढ के रखना है। पाकिस्तान का हालिया कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है ये भी आपने ढूंढ के रखना है। चले मैं आपको बता देता हूं कि हालिया कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आपने इसके हवाले से सर्च करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक और टॉपिक भी बता रहा हूं, उस पर भी असाइनमेंट वर्क कर लें, उसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है मार्शल लॉज का टॉपिक। ठीक है, तो आपने उस पर भी असाइनमेंट वर्क कर लेना है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है 54 एमसीक्यूज। आर्टिकल 58 टू बी ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेज
1973 का जो हालिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 50A-B क्या कहता है, उसमें वो पावर देता है। 50A-B जो आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो डिसोल्व कर सकता है नेशनल असेंबली को। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दी गई थी। पहली ऑप्शन थी ए ऑप्शन, प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व नेशनल असेंबली। बी ऑप्शन थी क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। सी ऑप्शन थी प्राइम मिनिस्टर कैन डिसोल्व नेशनल असेंबली। डी ऑप्शन थी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो ए ऑप्शन होगी, प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व नेशनल असेंबली। चलें जी बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है 55 एमसीक्यूज। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। जिस तरह बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो जास्मीन है। ठीक है, इस पे हम टिक करेंगे, ये डेल्टा ऑप्शन था। इसके हवाले से आप मजीद असाइनमेंट वर्क कर सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, कौमी जानवर कौन सा है। ठीक है, इसके हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करेंगे जो कि है 56 एमसीक्यूज। इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। ठीक है, शायद आपको इसका आंसर थोड़ा सा अजीब सा भी लगे, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जब आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको वाजिया हो जाएगी। जब आप लॉ में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपके मुताबिक इसका आंसर आना चाहिए था आर्मी चीफ, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन है, किसके पास अख्तियारात हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना होगा सर आर्मी चीफ नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है, हमारे आरिफ अलवी साहब। ठीक है, तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके जो राइट आंसर है वो प्रेसिडेंट है। अब आपने ये तलाश करना है फिर आर्मी चीफ कौन होता है, इस पे आपने असाइनमेंट वर्क करनी है। और आपने ये भी तलाश करना है कि प्राइम मिनिस्टर फिर कौन होता है। तो आपने इसके हवाले से एक इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट तैयार करनी है, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कॉन्सेप्ट जो आपके पहले थोड़े से खराब होंगे, आपको क्लियर नहीं होंगे, तो ये असाइनमेंट करने के बाद आपके वो वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू उसका रुख करते हैं जो कि है 57 लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां पे वाकया है, थल में है, चोलिस्तान में है, थर में है या कहरान में है। तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो थर में वाकया है। ओके स्टूडेंट्स, सी इसका राइट ऑप्शन है। डेजर्ट्स के हवाले से भी असाइनमेंट वर्क कीजिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ डेजर्ट्स जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं उनके हवाले से स्टडी कीजिए और 9 to 10 एमसीक्यूज उनके हवाले से भी आप क्रिएट कर लें अपनी असाइनमेंट में। अब बच्चों देखो, जो नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसे बोर्ड पे आई थिंक सो मैं मिस कर गया हूं लार्जेस्ट डेजर्ट लिखना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो है थर, THAR। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है 58 एमसीक्यूज। ठीक है, 58 एमसीक्यूज क्या है, जो है सरदार अब्दुल रब नश्तर वाज गवर्नर ऑफ। सरदार अब्दुल रब नश्तर कौन से सूबे के गवर्नर थे। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दी गई हैं बोर्ड पे, इसका भी मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, आंसर मैं आपको बता देता हूं। ए ऑप्शन थी सिंध, बी ऑप्शन थी NWFB, सी ऑप्शन थी पंजाब एंड डी ऑप्शन थी बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है सरदार अब्दुल रब नश्तर। 58 एमसीक्यूज का राइट आंसर है पंजाब। ठीक है, वो पंजाब के गवर्नर थे। यहाँ पे जो असाइनमेंट वर्क आपने करना है वो क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे हालिया गवर्नर्स हैं, जो हमारे हालिया वजीर हैं, जो हमारे हालिया प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि हमारे करंट सीट्स पे बैठे हुए हैं या करंट एडमिनिस्ट्रेशन के निजाम को संभाल रहे हैं। वो आपको पता होना चाहिए। वो किसी भी सूबे का, किसी भी इलाके का करंट वजीर पूछ सकता है, करंट गवर्नर पूछ सकता है, ठीक है, करंट वजीर आला पूछ सकता है। तो इसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज का रुख करेंगे जो कि है 59 एमसीक्यूज। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टेट बैंक की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शमशाद अख्तर। ये जो एमसीक्यूज है काफी बार हमारे मुतालिया पाकिस्तान में रिपीट हुआ है, काफी बच्चों को इसका पहले ही पता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो शमशाद अख्तर है। जो उसने ऑप्शन दिए थे वो दिया था फरजाना राजा, डॉक्टर अशरफ अब्बासी एंड शमशाद अख्तर। तो बच्चों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है डॉक्टर अशरफ अब्बासी, वो तो वैसे ही माइनस हो जाता है क्योंकि अशरफ जो है वो क्या कहते हैं
औरतों का नाम नहीं रखा जाता, बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। शमशाद जो नाम है वो औरतों का भी रखा जाता है और मर्दों का भी रखा जाता है। तो मुकाबला किसके अंदर रह गया? फरजाना और शमशाद के अंदर। वैसे भी एक ऐसा आंसर है जो कि हम काफी देखते आ रहे हैं, हमें काफी पता है, तो इस पे आई थिंक सो इतना बच्चों का रोंग नहीं हुआ होगा। जिसने बेसिक नॉलेज भी मुतालिया पाकिस्तान के लेके गया होगा बच्चा, उसने इस आंसर को ठीक किया होगा। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताना चाहा कि एमसीक्यूज के आंसर पर किस तरह पहुंचा जा सकता है, किस तरह बंदा करीब तरीन पहुंच सकता है। चलें जी, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है डिफेंस डे ऑब्जर्व ऑन। कौन सी ऐसी डेट है जब डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान होता है? तो वो है 6 सितंबर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दी गई थी अल्फा 6 सितंबर, बी 17 सितंबर, सी 14 अगस्त एंड डी 5 मई। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन था वो था 6 सितंबर। हम जानते हैं 6 सितंबर को पाकिस्तान का डिफेंस डे होता है। तो बच्चों ये था 17 मार्च 2019 का पाक स्टडीज का पोर्शन, जो कि नहायत आसान पोर्शन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन उसने इसमें पूछे हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस जी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है उर्दू का पोर्शन। उर्दू का पोर्शन स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक बात बताता चलूं। पीछे मैंने इस्लामियात का पोर्शन करवाया था, उसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज था इस्लामी पोर्शन का, वहां पे एक मिस्टेक कर गए हम। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है वो हाशिम है, ठीक है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था वो कुरैश है। वहां पे आई थिंक सो मैं उल्ट कर गया हूं, गलत बता गया हूं। अगर आपने उस चीज को हूबहू उसी तरह नोट किया था तो अब उसको चेंज कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम था, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्राइब था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो कुरैश था, ठीक है। उसको आपने ठीक कर लेना है अगर मैं वहां पर इसको गलत बता गया हूं तो। अब उर्दू का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास उर्दू का पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। अगर आपने उर्दू के पोर्शन को इन डिटेल समझना हो, अल्फाज मुतजाद अल्फाज मुतरादिफ को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है हाउ टू प्रिपेयर उर्दू पोर्शन, तो आपको वो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि उर्दू का पोर्शन दरअसल है क्या। 10 मार्क्स का ये पोर्शन है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जिसमें अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस और बेसिक ग्रामर का पोर्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने इन तमाम पोर्शंस पर तवज्जो देनी है और सबसे ज्यादा तवज्जो आपने देनी है अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ की तरफ, ठीक है। तो आपने इन पोर्शंस पर तवज्जो लाजमी देनी है। जो मार्च 2019 का पेपर हुआ था उर्दू का, उसमें उसने अल्फाज मुतरादिफ पूछे थे, जिसको हम वर्ल्ड मीनिंग भी कह सकते हैं। आए हम वर्ड्स को देखते हैं कौन कौन से वर्ड थे और उनके मुतरादिफ और उनके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला लफ्ज था गिरां। गिरां का मतलब होता है कम कीमत, ठीक है। जो गिरां का मुतरादिफ है अब कम कीमत, अगर इसका मुतजाद पूछ लेता या आइंदा आने वाले पेपर्स में वो इसका मुतजाद पूछ ले तो इसका मुतजाद होगा महंगा। जाहिर बात है, एक चीज कम कीमत होगी तो उसकी उल्ट क्या होगा, उस चीज का कीमती होना या उस चीज का महंगा होना। अगला आ गया चकाचौंध। चकाचौंध का मतलब होता है चमकता हुआ, रोशनियां, ठीक है। अगला वर्ड आ गया बारान। बारान हम यूज करते हैं बारिश के लिए, रेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो पूछा गया था मार्च 2019 में वो था मुअत्तल। मुअत्तल का मतलब किसी चीज को रोक देना, खारिज कर देना, यानी कि माजूल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया पसमानदा। पसमानदा हम अपनी आम जिंदगी में भी यूज कर रहे होते हैं कि वो बड़े पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखता है या उसका ताल्लुक बड़ी पसमानदा फैमिली से है। हम इस तरह के वर्ड अपने रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था जब आपको किसी वर्ड की समझ ना आए, आप उसके मीनिंग तक ना पहुंच रहे हो, तो उसको किसी न किसी जुमले में इस्तेमाल करके देख लें। जब आप किसी न किसी जुमले में उसे इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि आप उसके मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। तो पसमानदा का मतलब है पीछे रहा हुआ। नेक्स्ट आ गया वसाइल। वसाइल होते हैं डिफरेंट सोर्सेज, तो वसाइल का मतलब जराए। अगला आ गया जिद्दत। जिद्दत होती है एडवांसमेंट, ठीक है। तो इसका क्या होगा तजदीद।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास पूछा गया था मार्च 2019 में वो था अफसुर्दगी। ठीक है, यानी कि कोई बंदा सैड हो तो हम उसे कहते हैं वो बंदा बड़ा अफसुर्दा है, तो इसका जो मुतरादिफ होगा वो होगा उदासी। नेक्स्ट वर्ड जो पूछा गया वो था कदर। जिस तरह हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, उन्हें मर्तबा देना चाहिए, तो कदर का क्या होगा, मर्तबा। नेक्स्ट आ गया वर्ड हमारे पास फरसुदा। फरसुदा का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो, हम इसको कहेंगे पुराना। जल्दी से हमने कोशिश की है, बड़ी तेजी के साथ हम उर्दू के पोर्शन से गो थ्रू हुए हैं और हमने समझने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीजें उर्दू के पोर्शन में आ सकती हैं। आपके पास अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादी, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस और बेसिक ग्रामर का असाइनमेंट वर्क होना चाहिए, ताकि पेपर में जब ये चीजें आए तो आप आसानी उनका जवाब दे सके। देन जो पास्ट पेपर में चीजें आई गई हैं उनको डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि इस हद तक वो चीजें पूछ सकता है, इतना चीजों का डिफिकल्टी लेवल होता है, उससे आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि पेपर में किस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि उर्दू का पोर्शन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह उर्दू की तैयारी कीजिए, और उर्दू एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बासानी, बड़ी आसानी के साथ 10 में से 10 मार्क्स आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर उर्दू पोर्शन। जी तो बच्चों, जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास वो है मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स के पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ एडमिशन टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन कितने नंबर का आता है। तो 5 एमसीक्यूज आते हैं 5 नंबर के लॉ एडमिशन टेस्ट में, और इसको तैयार करने के लिए अगर आप बेसिक मैथ करके गए हैं या आपकी बेसिक मैथ पर ग्रिप है तो आप 5 में से 5 नंबर इजीली ले सकते हैं। और लॉ एडमिशन टेस्ट में कामयाबी के लिए, उसको पास करने के लिए ये 5 नंबर काफी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। सो बेसिक मैथ को करके जाएं, पास पेपर्स में जो मैथ का पोर्शन है उसे देख के जाएं। अगर इसी मेथड के वो क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। होप्स हो के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बच्चों को आते होंगे, और बेसिक मैथ्स में से ही आएगा इंशाल्लाह ये पोर्शन। देखते हैं कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो पास पेपर में आया वो आया है 25 मल्टीप्लाई 0.75। सोल्यूशन बोर्ड पे मौजूद है, इसकी आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 4 आएगा और 18.75 आंसर है। इस तरह के आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के बनाए पॉइंट्स वाले और उनको सोल्व करें, इंशाल्लाह आपकी इस पर ग्रिप हो जाएगी। और हो सकता है इसी मेथड वाला क्वेश्चन वो रिपीट कर दे। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, 15% ऑफ 400 का 15% निकालना है, तो सिंपली 15 मल्टीप्लाई बाय 400 और डिवाइड कर देंगे इसको 100 के साथ, तो इसका आंसर जो है वो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है बच्चों, देखें ये तो हर बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, ठीक है, तो 1000 इसका आंसर है। इसको डिस्कशन अब क्या करना, सिंपली चीजों को प्लस करना है। जो ऊपर परसेंट वाला क्वेश्चन था उस तरह के 3-4 क्वेश्चन का असाइनमेंट वर्क कीजिए, उनको सोल्व कीजिए, डिफरेंट परसेंटेजेस निकालिए डिफरेंट फिगर्स की। तकरीबन इसके आप 10 क्वेश्चन बना लें, उससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा किस तरह आपने डिफरेंट फिगर्स की डिफरेंट परसेंटेजेस निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन बच्चों आगे चलते हैं। पावर्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 की पावर 4 है। तो 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 4 81 है, लेकिन वो डिवीजन में मौजूद है। तो क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 81, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आया, तो वो आया था A car travels 80 km per hour and traveled for 1 hour and 30 minutes and then stops for 1 hour. Again traveled for 2 hours, completed the journey. How many kilometers car traveled? यहाँ पे हमने बताना है टोटल कार ने कितना ट्रेवल किया है। डाटा क्या गिवन है हमारे पास कि एक जो कार है वो 80 किलोमीटर तय कर रही है 1 घंटे में, और उसने दोबारा कितनी चली है, आधे घंटे के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि वो 1 और आधे घंटे के लिए उसने कितना सफर तय किया है। अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कर रही है तो अगले आधे घंटे में कितने किलोमीटर कर रही होगी, 80 डिवाइडेड बाय 2 40 किलोमीटर। तो 1.5 आवर्स में, 1 और आधे घंटे में वो कितना कर रही होगी, 80 प्लस 40 120 किलोमीटर। हमने उसकी पहली स्टेटमेंट का आंसर निकाल लिया है
कि 120 किलोमीटर वो 1.5 आवर्स में कवर कर रही है गाड़ी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि अगेन ट्रेवल्ड फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे के लिए दोबारा चली है। अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कर रही थी तो 2 घंटों में कितना कर रही होगी, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 160 किलोमीटर, या 80 प्लस 80 भी कर सकते हैं तो आंसर क्या आएगा 160 किलोमीटर। अब हमारे पास दोनों फिगर्स आ चुके हैं, 1.5 आवर का डिस्टेंस भी आ सकता है, आ गया है, और 2 आवर्स का डिस्टेंस भी आ गया है। सिंपली हमसे वो पूछना क्या चाह रहा था, वो पूछना चाह रहा था हाउ मेनी किलोमीटर कार ट्रेवल्ड, टोटल कितना ट्रेवल किया है। तो सिंपली 1.5 आवर के डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए 2 आवर्स के डिस्टेंस में, 120 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 280 किलोमीटर। जरा मैं तेज बोल गया हूं चीजों को, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि जल्दी से ये क्वेश्चन कवर करवा दिया जाए। और हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ यही है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लें, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमने सोल्व किस तरह करना है। ये था बच्चों आपका मैथ्स का पोर्शन। अब बच्चों देखें जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का पोर्शन। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में उसने जो ऐसे पूछे थे वो पूछे थे रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, मीडिया एजुकेशन एंड वुमेन राइट्स। ठीक है, और पर्सनल स्टेटमेंट उसने पूछी थी डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दिस लॉ प्रोफेशन। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में बच्चों हम ऑनलाइन क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन रख लूंगा पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का, जिसमें डिटेल में डिस्कशन करवा दूंगा। यहाँ पे इतना बताता चलूं कि ऐसे जो है हमारे पास 15 नंबर का होता है और पर्सनल स्टेटमेंट हमारे पास होती है 10 नंबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इस टॉपिक पर इंशाल्लाह डिटेल में बात हम करेंगे अपनी क्लास में और आपको इस पर असाइनमेंट वर्क भी दूंगा। बाकी ये जो टॉपिक्स पेपर में आए हुए हैं जो मैंने अभी बोले हैं, अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, जो कि है रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, मीडिया एजुकेशन एंड वुमेन राइट्स, इसके बारे में किसी किस्म का भी आपका कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन है तो आप अपने पास रजिस्टर में नोट कर लें। इंशाल्लाह हमारी जूम पे जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे के बारे में, तो उसमें हम इसको लाजमी तौर पर डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट आई थी वो इस पेपर में आई थी कि आप लॉ के प्रोफेशन को क्यों चूज करना चाहते हैं। पहले ये पर्सनल स्टेटमेंट आती थी बच्चों पास्ट पेपर्स में, लेकिन अब वो कोई ना कोई टॉपिक ही देता है। बहुत कम है कि वो ये पूछे कि आपने लॉ के प्रोफेशन को क्यों चूज किया। अब वो आपसे कोई ना कोई टॉपिक पूछता है जिसपे आपने अपनी पर्सनल राय देनी होती है। इसके बारे में भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो कि किस तरह के टॉपिक पूछता है, किस तरह हमने उस चीज को लिखना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने सिंपली अब करना क्या है कि जितना काम मैंने करवाया है आज की वीडियो में, जो जो साथ असाइनमेंट वर्क दिया है वो मुझे डिपॉजिट लाजमी करवाना है आप लोगों ने, और देन इस पेपर को समझिए और इससे जहन बनाइए कि किस तरह का पेपर आपको आ सकता है, और तैयार रहें इस तरह के पेपर आने के लिए और इसको सोल्व करने के लिए। जी बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। मजीद लैट के मुतालिक अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई आपको मसला आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 031017600044 पर राब्ता कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज।